हेलो बच्चों, क्लास 9th इंग्लिश के इस सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम ग्रामर के एक टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि है प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। तो चलिए बच्चों, प्रोनाउन एडजेक्टिव क्या होता है, अब इसे जानने की कोशिश करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा जो कि टॉपिक है उसका नाम है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहा जाता है सर्वनाम। बच्चों, एक बार नाउन और प्रोनाउन को थोड़ा सा मैं कनेक्ट करती हूँ। नाउन से मैंने कहा कि किसी व्यक्ति या किसी स्थान या फिर किसी वस्तु के नाम को, स्पेशली मैंने अंडरलाइन करके आपको कहा है, नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब नाम में जो भी हो सकता है, या फिर कोई स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, प्लेस में किसी जगह का नाम हो सकता है, पर्वत, पहाड़, मैदान, लाइक ओके। देन आप कह सकते हैं वस्तु में हो जाता है कॉपी, पेन, ये सभी क्या हो जाते हैं, नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक उसी से कनेक्ट करता है प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है सर्वनाम। अब सर्वनाम को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि वह शब्द जो किसी संज्ञा के प्लेस पर प्रयोग किया जाता है, यानी यूज किया जाता है, उसे सर्वनाम कहा जाता है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल दूं कि राम इज अ क्लास 9th स्टूडेंट, यानी कि राम कक्षा 9वीं का छात्र है। अब मैं ये कहूँ कि वह पढ़ाई में अच्छा है, तो मैं क्या कहूँगी, ही इज गुड इन स्टडी। अब मैंने दोबारा राम तो नहीं कहा, राम की जगह पर मैंने वह शब्द इस्तेमाल किया, और वह के लिए इंग्लिश में जो शब्द प्रयोग होता है उसे कहा जाता है ही। यानी अगर मैं किसी भी संज्ञा के लिए अगर मैं कोई दूसरे शब्द का प्रयोग करती हूँ तो वो प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, दे, देम, हर, योर, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए अब इसे थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कि सर्वनाम और क्या क्या हो सकते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि प्रोनाउन के टाइप्स क्या हैं, क्योंकि हम लोग अभी प्रोनाउन को अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर हम इसके टाइप्स को भी जान लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम अपने डेली लाइफ में या फिर किसी बुक को पढ़ते समय कितने सारे प्रोनाउन से डील करते हैं। तो बच्चों, असल में प्रोनाउन बेसिकली 7 टाइप के होते हैं, जिसमें कि यहाँ पर आपको 4 टाइप डिस्प्ले किया गया है। तो चलिए पहला प्रोनाउन देखते हैं। पहले प्रोनाउन का नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी पर्सनल प्रोनाउन, जिसका एग्जाम्पल आपने कई बार यूज किया होगा। आई, मी, वी, यू, दे, देम, ही, शी, हर एंड इट। नेक्स्ट हो जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। अब बच्चों, आपने कई बार यूज किया होगा, दिस बुक इज माइन, मतलब यह बुक मेरा है। तो यहाँ पर माइन अधिकारवाचक सर्वनाम यानी पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक उसी प्रकार से शी इज हर सिस्टर, यानी वह उसकी बहन है। तो यहाँ पर हर कहता है पॉजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकार। नेक्स्ट, हीज भी होता है पॉजेसिव यानी उसका या उसका, लेकिन ये किसके लिए हो जाता है, किसी बॉय के लिए। दिस इज हिज फुटबॉल, यहाँ पर जो फुटबॉल है वो किसी बॉय का है, यह फुटबॉल उसका है। तो यहाँ पर हीज पॉजेसिव को शो करता है। अब इसके आगे तीसरा टाइप होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं संकेतवाचक। अब यहाँ पर बच्चों, आपने कई बार देखा होगा दिस, दैट, दीज एंड दोस। दिस मतलब होता है ये,
दैट का मतलब भी होता है ये, दिस मतलब वे, दोस का मतलब भी होता है वे। ये सभी किस में आते हैं? संकेतवाचक यानी डेमोन्स्ट्रेटिव सर्वनाम में। फोर्थ टाइप होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। अब इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ्स। तो ये सभी कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब फिफ्थ जो हमारा प्रोनाउन है उसका नाम है इनडेफिनाइट प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आपने अपनी कई बार डेली लाइफ में यूज़ किया होगा कि हर कोई, सभी कोई, या फिर कुछ भी नहीं। ये जितने भी असल में आपके शब्द थे वे सभी प्रोनाउन ही कहलाते हैं। अब जैसे अगर मैं कहूँ एवरीबडी या एवरीवन, इसका मतलब होता है हर कोई। ये क्या है? ये प्रोनाउन है। समबडी, समवन, ये भी प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है कोई। एनीबडी, एनीवन, इसका मतलब होता है कोई भी। ओके, ये आपका प्रोनाउन है। नोबडी, नोवन, जिसका मतलब होता है कोई भी नहीं। नोबडी और नोवन दोनों का मतलब कोई भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट थिंग है एवरीथिंग, मतलब होता है सब कुछ। ये आपका प्रोनाउन है। समथिंग प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है कुछ। एनीथिंग यानी कुछ भी, ये भी प्रोनाउन कहलाता है। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, ये भी क्या है? प्रोनाउन है। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट जो टाइप है वो है रिलेटिव प्रोनाउन, जो है 6 नंबर में। इसका मतलब होता है रिलेटिव से मतलब समझती हूँ संबंध। ओके, तो संबंधवाचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत जो हम टर्म यूज करते हैं वो है हु, whom, whose, that एंड which। हु जिसका मतलब होता है जो, whom जिसका मतलब होता है जिन्हें, जिससे, जिसे या जिसकी, और हुस का मतलब होता है जिसका या जिसकी। अब whom और whose में एक अंतर अभी फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि whose का यूज तब किया जाता है जब किसी वस्तु पर अधिकार बताने की कोशिश की जाए। ओके, नेक्स्ट थिंग है दैट और विच, जिसका मतलब होता है जो, जिसका यूज किया जाता है नॉन लिविंग थिंग के लिए। नेक्स्ट थिंग है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम में जितने भी आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े, बस दैट को छोड़ के वे सभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में यूज कर जाते हैं। हु जिसका मतलब होता है जो, वो इंटेरोगेटिव में बन जाता है कौन और किसने। हुम जिसका मतलब हमने पढ़ा जिन्हें, जिसे, जिसे या जिसकी। इसका इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक में मीनिंग हो जाएगा किन्हें, किससे, किसे या किनकी। हुज जिसका मतलब होता है जिसका या जिसकी, वो इंटेरोगेटिव में बन जाता है किसका या किसकी। विच जिसका मतलब हमने पढ़ा रिलेटिव में जो, अब उसका इंटेरोगेटिव में मीनिंग हो जाता है कौन या कौन सा। तो ये है बच्चों प्रोनाउन के टाइप्स, जो कि टोटल 7 है। ये सभी आपके प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक बात रिमाइंड करा देती हूँ, जितने भी ग्रामर टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं वे सभी ग्रामर टॉपिक को याद से आपको अपनी ग्रामर कॉपी में लिखना है। और साथ ही साथ अगर चाहें तो आप 1 या 2 एग्जाम्पल कम कर सकते हैं, लेकिन इतना है कि आप कॉपी को इस तरह तैयार कीजिए कि उससे आपका बेसिक क्लियर हो सके और इसके थ्रू आप इंग्लिश बोलना सीख सकें।
तो चलिए बच्चों, यहाँ पर आप देखते हैं कि आपको एक टेबल दिया गया है। इस टेबल में जितने भी आपकी प्रोनाउन वर्ड्स हैं वो सभी यहाँ पर दिए गए हैं। तो बच्चों, इस टेबल का आपके दिमाग में बैठा रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आप कोई भी सेंटेंस को क्रिएट कर सके। यहाँ पर हर वर्ड्स की मीनिंग भी आपको बताए गए। अब जैसे कि यहाँ पर आई का मतलब होता है मैं। आप इसी किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले यूज़ करते हैं आई। उसके बाद ऑब्जेक्ट में आपको दिया गया है मी, यानी कि मुझे, जिसका मतलब मुझे हो जाता है। अब जैसे मैं कह सकती हूँ यू नो मी को मैंने सबसे लास्ट में यूज़ किया है। हमेशा सब्जेक्ट को पहले यूज़ किया जाता है और ऑब्जेक्ट को बाद में। तो बच्चे, यहाँ पर लेफ्ट साइड में जितने भी आप देख रहे हैं वर्ड्स, ये सभी सब्जेक्ट कहलाते हैं जो किसी भी सेंटेंस के बिगिनिंग यानी शुरुआत में यूज़ किए जाते हैं। आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, दे का मतलब होता है वी, यू का मतलब होता है तुम, ही का मतलब होता है वह जिसका यूज़ किसी पुरुष के लिए किया जाता है, मेल के लिए किया जाता है। शी जिसका मतलब होता है वह जिसका यूज़ किसी स्त्रीवचन या फिर स्त्री के लिए किया जाता है, लड़की के लिए। इट का मतलब होता है यह जिसका यूज़ किया जाता है नॉन लिविंग चीज़ों के लिए। ओके, तो बच्चे, ये सभी वर्ड्स जो आपको लेफ्ट साइड में दिए गए, ये किसी भी सेंटेंस के बिगिनिंग में आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव, जिसका मतलब होता है कि आप इसका यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस के लास्ट में। जैसे कि अस, यू नो अस, यानी कि तुम हमें जानते हो। यहाँ पर अस सबसे लास्ट में यूज़ किया गया है। तो बच्चों, आपको जो मिडिल पोर्शन में ऑब्जेक्टिव वाले जो वर्ड्स दिए गए, या आप किसी सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पजेसिव, जिसका मतलब होता है अधिकार। किसी भी वस्तु या किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स पर अधिकार के लिए आप इन टर्म का यूज़ करते हैं। जैसे कि दिस बुक इज़ माइन, तो यहाँ पर माइन का मतलब होता है मेरा। आर स्कूल नेम इज़ दैट, मतलब हमारे स्कूल का नाम ये है। ठीक है। योर फादर नेम इज़ रमेश, तो यहाँ पर योर क्या है, अधिकार है आपका किस पर, आपके पिता पर। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव, जिसमें हमने ध्यान से अगर देखेंगे तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, जिसका मतलब होता है खुद से। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, यानी मैं अपना काम खुद से कर सकता हूँ। ही डज हीज वर्क हिमसेल्फ, यानी वह अपना काम खुद से करता है। शी डज हर वर्क हर सेल्फ, मतलब कि वह अपना काम खुद से करती है। दे वर्क देयर वर्क देम सेल्फ्स, मतलब वे अपना या उनका काम खुद से करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ये चार्ट आपके दिमाग में बैठा रहना बहुत ज़रूरी है और ये आपके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो याद से आप इसे अपनी कॉपी में ज़रूर बनाइएगा और इसे याद रखे रहिएगा। ओके, तो यहाँ तक हमने जाना कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। ओके, तो चलो बच्चों, एक एक्सरसाइज हम करके देखते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं जिससे कि हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके कि कौन से वर्ड्स नाउन कहलाते हैं, कौन से वर्ड प्रोनाउंस कहलाते हैं। ठीक है। इसका पहला हम एक्सरसाइज देखते हैं जो कि है राम इज़ अ फुटबॉल प्लेयर, यानी कि राम एक फुटबॉल प्लेयर खिलाड़ी है। हिज फादर इज हिज कोच, मतलब कि उसके पिताजी उसके कोच है, यानी वे उसे फुटबॉल की ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया फाइंड आउट नाउन एंड प्रोनाउन, मतलब कि आपको संज्ञा और सर्वनाम को पता करना यानी ढूंढना है कि कौन सा संज्ञा है और कौन सा सर्वनाम है। तो बच्चों, यहाँ पर राम है, वो क्या है, राम है वो है संज्ञा यानी नाउन, और प्रोनाउन है हीज, मतलब होता है उसका या उसके। तो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं कहूँ फुटबॉल प्लेयर, ये भी आपके क्या हो जाएंगे, नाउन में आ जाएंगे।
ओके। और फादर ये भी आ जाएगा नाउन में, कोच ये भी नाउन में ही आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ईशा's फैमिली इज वेरी सपोर्टिव टू हर, यानी कि ईशा का परिवार उसे बहुत सपोर्टिव यानी सहयोग देता है। दे हैव गिवन हर प्रॉपर फ्रीडम टू चूज राइट पाथ फॉर हर करियर, यानी कि उन्होंने उसे प्रॉपर यानी अच्छे से आज़ादी दी है जिससे कि वो अपने करियर के लिए सही रास्ता चुन सके। तो बच्चों यहाँ पर भी आपको ढूंढना है कि नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ईशा है वो नाम है, तो ये किस में आ जाएगा? नाउन में। फैमिली ये भी किस में आ जाएगा? नाउन में। करियर, करियर ये किस में आ जाता है? नाउन में। पाथ आ जाएगा नाउन में। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोनाउन में क्या आ जाएंगे? प्रोनाउन जिसमें आ जाएगा दे और हर, ये आते हैं प्रोनाउन में। तो बच्चों आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट अभी और अच्छे से क्लियर हो रहे हो। चलिए अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम क्लास 9th स्टूडेंट, यानी मैं क्लास 9th का छात्र या छात्रा हूँ। माई स्कूल नेम इज श्रम निकेतन स्कूल, यानी मेरे स्कूल का नाम श्रम निकेतन स्कूल है। तो बच्चों यहाँ पर आई ये किस में आ जाएगा? प्रोनाउन में। स्टूडेंट, स्टूडेंट आ जाएगा नाउन में। क्लास ये भी किस में आ जाएगा? नाउन में। अब बच्चों माई यानी मेरे, तो इसके लिए ये किस में आ जाता है? प्रोनाउन में। ठीक है, ये नाउन के जगह पर यूज किया गया है, तो माई आ जाएगा प्रोनाउन में। स्कूल, स्कूल आ जाता है नाउन में। ठीक है, देन है श्रम निकेतन स्कूल, ये भी किस में आ जाएगा? नाउन में। तो बच्चों हमेशा ये बात याद रखिएगा कि प्रोनाउन हमेशा नाउन की जगह पर लगता है। नेक्स्ट है नाउन, मतलब भी किसी भी वस्तु, जगह या फिर प्लेस का नाम ही आपका नाउन कहलाता है। तो बच्चों आई होप कि आपने यहाँ पर प्रोनाउन और नाउन के कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करके इसके टर्म्स को आप समझ लिया होगा। तो बच्चों चलिए आगे हम एक नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिसका नाम है एडजेक्टिव। ओके, तो बच्चों ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसे कि हिंदी में कहा जाता है विशेषण। अब बच्चों इसे एक नॉर्मल में अगर एक शब्दों में डिफाइन करूं तो मैं ये कहूँगी कि कोई ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताएं, उसकी क्वालिटी बताएं कि उस संज्ञा और सर्वनाम में क्या विशेषता है, तो ऐसे शब्द को ही विशेषण कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में कहूँ स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, गुड यानी अच्छा, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, ठीक है, वीक मतलब होता है कमजोर, इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान। ये सभी क्या है? ये सभी शब्दों के द्वारा आप किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बता सकते हैं। तो यही सभी शब्द कहलाते हैं एडजेक्टिव। तो चलिए बच्चों अब एडजेक्टिव के हम एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एडजेक्टिव का पहला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज दिया गया है। फर्स्ट है एडम इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, जिसका मतलब है कि एडम एक शक्तिशाली या फिर मजबूत पुरुष है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव एडम की ये है कि वह मजबूत यानी शक्तिशाली है। तो एडजेक्टिव के तौर पर हमारा आंसर होगा स्ट्रॉन्ग। सेकंड एग्जाम्पल है
क्रिस्टीना's हैंडराइटिंग इज गुड, यानी कि क्रिस्टीना की हैंडराइटिंग यानी लिखावट अच्छी है। तो क्रिस्टीना की हैंडराइटिंग के बारे में ये विशेषता बताई गई है कि वह अच्छी है। तो यहाँ पर गुड हो जाएगा एडजेक्टिव। इस एक्सरसाइज में हम देखते हैं His work has not been done, he is upset, मतलब कि उसका काम पूरा नहीं हुआ है, वह परेशान है। तो यहाँ पर आपको एडजेक्टिव ढूंढना है। तो बच्चों यहाँ पर सीधी सी बात है कि ही क्या है, परेशान है। ही की विशेषता ही यही है कि वह अभी परेशान है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव रहेगा अपसेट। सो स्टूडेंट्स, ये है आज के सेशन का लास्ट सेगमेंट। बच्चों यहाँ पर इस लास्ट सेगमेंट में आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव दिया गया है, यानी कुछ ऐसे विशेषण शब्द जिसका आप यूजेस अपनी प्रेजेंट लाइफ में करते हैं या फिर फ्यूचर आप आगे की लाइफ में करेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिसे आपने पहली बार सुना होगा, बट इन सभी वर्ड्स की मीनिंग को आपको जानना ज़रूरी है। तो मैं आपको ये अभी एडवाइस दूंगी कि इन शब्दों को आप अपनी कॉपी में ज़रूर अच्छे से लिखें एंड प्लस इसके बाजू में आप इसका हिंदी में भी मीनिंग लिखे रहें, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। और प्लस माय लास्ट सजेशन कि हर वर्ड को समझने की कोशिश करें और दिमाग में कम से कम 5 या फिर 10 शब्दों को हमेशा बैठाने की कोशिश करें। इससे आपकी वर्डिंग पावर भी स्ट्रांग होंगे। तो बच्चों आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। सो तब तक के लिए कीप स्टडिंग और हर ग्रामर के टॉपिक को अपने कॉपी में ज़रूर उतारिए। ओके बच्चों, तो आज के इस सेशन में इतना ही। यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव की लिस्ट दिए गए हैं। इस लिस्ट को आप अच्छे से पढ़िए और इसे अपनी कॉपी में भी अच्छे से लिखिए और इसके मीनिंग को बाजू में पेंसिल की हेल्प से लिखिए। सो तब तक के लिए कीप स्टडिंग।